स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अर्हेनियस थ्योरी पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज अर्हेनियस थ्योरीज की लिमिटेशंस, यानी क्या क्या सीमाएं हैं अर्हेनियस थ्योरी की। तो अर्हेनियस थ्योरी से हमें क्या मिला था कि हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। पर जब हमने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो हमें इसमें कुछ गलतियां या विसंगतियां प्राप्त हुई। क्या विसंगतियां प्राप्त हुई कि उनको हम आगे देख रहे हैं। इसलिए हमने इस सिद्धांत में कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं कि कुछ सीमाएं हैं, वहीं तक अर्हेनियस थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं या लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि अर्हेनियस सिद्धांत पर आधारित ओस्टवाल्ड तनुता नियम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को हम नेक्स्ट इसी वीडियो में 3 स्लाइड्स के बाद पढ़ रहे हैं। तो अर्हेनियस सिद्धांत पर जो आधारित ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ या ओस्टवाल्ड तनुता नियम है, वो प्रबल विद्युत अपघटय यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे बहुत अलग प्रैक्टिकल की वैल्यू आई है। और जैसा कि हमने अर्हेनियस में कहा कि अल्फा यानी वियोजन कांस्टेंट स्थिर आना चाहिए क्योंकि वो स्थिरांक है, पर ऐसा भी नहीं हुआ। और अगर हम कंपेयर करें तो नीचे एक टेबल आप देख सकते हैं। HCl के अल्फा यानी वियोजन डिसोसिएशन कांस्टेंट्स या वियोजन स्थिरांक के मान हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द्वारा कैलकुलेट किए हैं। तो अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 का मतलब हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द्वारा HCl के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन स्थिरांक या अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी। लैम्डा इनफाइनाइट या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अनंत तनुता पर हमने वैल्यू HCl की दे रखी है 426.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी शुरू में हमने 0.005 लिया है और धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए उसको 1.00 पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान इरेगुलरली कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है और धीरे धीरे कम होता है। इसी के साथ जब हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं आती, धीरे धीरे कम हो रही है। के की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब जो अर्हेनियस के अनुसार अल्फा कांस्टेंट आना चाहिए था, वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। दूसरा लिमिटेशन कि प्रबल विद्युत अपघटय या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम अर्हेनियस थ्योरी के बजाय अगर कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस चालकता मापन विधि जैसा हम व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा कर रहे थे, या वान हॉफ गुणांक, तो ये वान हॉफ गुणांक बच्चों आप थर्ड ईयर में जब सॉल्यूशंस पढ़ोगे तब पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ आप सिर्फ ये ध्यान रख लो कि या तो कंडक्टेंस वाली मेथड से या वान हॉफ गुणांक आई के द्वारा जो प्राप्त अल्फा के मान हैं उनके इक्विवेलेंट नहीं आता जब हम अर्हेनियस थ्योरी से निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो हम जब सब जानते हैं कि जैसे नमक हम बाहर अगर रख देते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो गीला हो जाता है, और वो जो गीली अवस्था है, पिघली हुई अवस्था है, उसको हम मोल्टन स्टेट कहते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड या नमक पानी अवशोषित कर लेता है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इस पिघली अवस्था में भी क्या कर लेते हैं, विद्युत के सुचालक हैं, कंडक्टर्स हैं, तो फिर इस स्थिति में हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये तो वियोजन तब भी हो गया जब पानी नहीं था, यानी तब भी वो अपने आयंस में टूट गए। तो इस चीज़ को अर्हेनियस नहीं समझा पाए। अर्हेनियस सिद्धांत में आयंस को माना गया है कि विलयन में आयन उपस्थित हैं, पर विपरीत आवेशित आयंस होते हैं क्योंकि विलयन उदासीन है और उनके मध्य आकर्षण की बात अर्हेनियस द्वारा नहीं की गई। तो द्विध्रुव विद्युत अपघटय में चूंकि आयनों की संख्या
कम होती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन कम है, तब तो उनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। परंतु हम जब प्रबल विद्युत अपघटय या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं और हमारा विलयन भी कंसंट्रेटेड होता है, तो उस स्थिति में हम अंतर आकर्षणिक आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ये जो विलयन के गुण हैं उनको निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। तीसरी चीज, 5वें पॉइंट पर आ रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इन सब को आप क्रिस्टल्स वाले चैप्टर में सॉलिड स्टेट में फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो और आप सब जानते हो कि ये अपनी ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में भी अपने लेटिस में आयंस के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो अब हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई अवियोजित अवस्था भी, अनडिसोशिएटेड पार्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा। तो फिर साम्य का तो कोई साम्य अवस्था, जैसा कि अरहेनियस ने कहा कि अनडिसोशिएटेड और आयंस के बीच एक साम्य होता है, तो वो साम्य स्पेशली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रबल विद्युत अपघटयों के बीच पॉसिबल नहीं है। और छठा कि प्रबल विद्युत अपघटयों के डाइल्यूट सॉल्यूशंस तनु विलयनों के जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें भी ये जो अनडिसोशिएटेड पार्ट है वो कोई उपलब्ध नहीं होता, उसका कोई स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघटय हर अवस्था में पूर्ण रूप से आयनित रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं, एक हमने टेबल दी है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। वही 298 केल्विन है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने सॉल्यूशंस की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, स्ट्रॉन्ग से लेकर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और उनकी हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाली है। यहाँ हमने कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग से लेकर डाइल्यूट तक गए हैं, 1 से लेकर 0.0005। अब हमने कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, HCl, सिल्वर नाइट्रेट, Na2SO4 या सोडियम सल्फेट और सोडियम एसीटेट या CS3COONA। ये हमारे 6 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और सिर्फ 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कंपैरिजन में लिए हैं, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जब सांद्रता बहुत ज़्यादा है उस वक्त भी तुल्यांकीय चालकताओं के मान ज़्यादा हैं, एक है तब भी 111.9 है, और जब सांद्रता कम करते जा रहे हैं यानी तनुता बढ़ा रहे हैं उस वक्त भी उनकी तुल्यांकीय चालकताओं के मान में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके ठीक विपरीत अगर हम दुर्बल विद्युत अपघटयों की बात करते हैं तो सांद्र विलयन में दुर्बल अपघटयों की तुल्यांकीय चालकता का मान 0 है। अगर 1 लिया है तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकीय चालकता कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो 0.10 में तुल्यांकीय चालकता 5.2 है, जबकि हमने विलयन को बहुत डाइल्यूट कर दिया 0.0005, तो उस वक्त तुल्यांकीय चालकताओं के मान बहुत ज़्यादा हो गए 67.37। तो ये हम इस टेबल से कंपैरिजन कर रहे हैं और इसी को हमने दिया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम स्थिर ताप कांस्टेंट टेम्परेचर लें और कांस्टेंट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, अभी हमने प्रबल और विद्युत अपघटय कुछ नहीं कहा है, तो हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स और तुल्यांकीय चालकता की, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की तुल्यांकीय चालकताओं यानी लैम्डा सी और रूट ऑफ सी यानी सांद्रता के वर्गमूल के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें 2 बातें दिखाई देती हैं। अब हम ग्राफ किस किस के बीच में खींचेंगे? दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कम सांद्रता पर
प्रबल विद्युत अपघटय यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड 3 के बीच में ग्राफ खींचा है। इसमें तो हम देख सकते हैं कि ये एसिटिक एसिड की जगह यहाँ पर सोडियम एसीटेट आएगा, CH3CON एक मिसप्रिंट है। तो CH3CONA के बीच अगर ग्राफ खींचा जाता है तो एक लीनियर लाइन आती है और हम ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखो, हमने इक्वलेंट कंडक्टेंस यानी लैम्डा C और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ आ रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम एसीटेट जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके मान धीरे धीरे जैसे जैसे हम विलयन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं इनके मान एक सीधी रेखा की तरफ जा रहे हैं। जबकि अगर हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं और हम विलयन को तनु कर रहे हैं तो उस अवस्था में क्या हो रहा है, तो लैंकी चालकता का मान तेजी से बढ़ रहा है और ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। तो वे विद्युत अपघटय, अब हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो लीनियर ग्राफ देते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और जो नॉन लीनियर या अरेखीय देते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या दुर्बल विद्युत अपघटय। तो कोलराउश ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए एक हमें फॉर्मूला दिया कि लैम्डा C बराबर लैम्डा इनफाइनाइट माइनस B अंडर रूट C, ये कोलराउश ने दिया था, जहाँ लैम्डा C निश्चित सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता है, लैम्डा इनफाइनाइट अनंत तनुता पर है और B एक कांस्टेंट है। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमें अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकालनी है तो ये ग्राफ जो कोलराउश ने निकाला था वो हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि हम पीछे बढ़ाकर इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए अनंत तनुता का मान नहीं निकाल सकते, जबकि प्रबल विद्युत अपघटय के लिए हम इसमें ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। पीछे डॉटेड लाइन करी और एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, वहाँ से हमें लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तनुता पर तुल्यांकी चालकता में वृद्धि केवल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा में वृद्धि के कारण ही होती है। तो तुल्यांकी चालकता में जो वृद्धि हो रही है डाइल्यूशन के वक्त, वो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ नंबर ऑफ आयंस की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो हर कंसंट्रेशन पर पूर्ण वियोजित हो चुके हैं, इसलिए उनका डाइल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ही पड़ता है। तो एक बात हमें यहाँ क्लियर हो गई है कि तुल्यांकी चालकता का एक निश्चित मान होना चाहिए और तनुता पर आयनन की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए, इसलिए हर कंसंट्रेशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी लैम्डा C की वैल्यू निश्चित होनी चाहिए और साथ ही साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा की वैल्यू भी निश्चित होनी चाहिए। तो इसलिए किसी तनुता पर यदि, अब हम चूँकि डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन को छोड़कर, तो तनुता पर तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा V, आयनन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा इनफाइनाइट के बीच एक रिलेशन है कि लैम्डा V बराबर अल्फा लैम्डा इनफाइनाइट या अल्फा बराबर लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, यानी जो वियोजन की मात्रा है वो किसके बराबर हुई, किसी दी हुई तनुता पर तुल्यांकी चालकता डिवाइडेड बाय विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के। जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं वियोजन की मात्रा बढ़ती है, पर ये सिर्फ और सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए ही ठीक है। तो हम दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए जो आयनन की मात्रा है वो हम किससे निकालेंगे, कंडक्टेंस मेथड से, जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में
कंडक्टिविटी सेल डालकर लिया था। ग्राफिकल मेथड से हम नहीं निकालेंगे, यानी हम कोलराउश लॉ से दुर्बल विद्युत अपघटनों की तुल्यांक की चालकता अनंत अनुता पर नहीं निकालते। सामान्य प्रबल विद्युत अपघटनों की तुल्यांक की चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो सभी सांद्रता पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। अतः प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट आयनन की मात्रा नहीं होकर क्या बता देती है, चालकता का अनुपात बता देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आयनन नहीं हो रहा है, तो पहली स्टेज पर ही पूर्ण आयनित अवस्था में हो गए हैं। अब हमारे हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ या ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। जैसा कि अर्हेनियस ने बताया था, और अर्हेनियस ने जो समझाया था उसमें आयनिक साम्य था। उस आयनिक साम्य को हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन का उपयोग करते हुए ओस्टवाल्ड ने एक डाइल्यूशन तनुता करने पर क्या प्रभाव पड़ता है तुल्यांक की चालकता पर, उसके लिए एक नियम दिया, और उसको हम कहते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। सपोज करते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने AB, पानी में डिसॉल्व करने पर अपने आयनों में टूट जाता है। तो AB इज इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस B माइनस। अगर AB की कंसंट्रेशन C है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा है, और साम्य अवस्था पर क्या होगा, इनिशियली कंसंट्रेशन C है, तब कुछ भी नहीं बना है। जब अल्फा वियोजित हो गया यानी C1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा ये प्रोडक्ट्स बने। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो K बराबर A प्लस B माइनस डिवाइडेड बाय A। A प्लस किसके बराबर हुआ, C अल्फा के, B माइनस भी C अल्फा के डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, या K बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू C, और इसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। K डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट है, मतलब आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक कहलाता है। अब सपोज करते हैं कि वियोजन की मात्रा बहुत कम है, यानी 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा, नियरली इक्वल्स टू 1। तो K किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर C के, या अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, K अपॉन C के, या अल्फा हो जाएगा रूट ऑफ K अपॉन C, या अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C। तो ओस्टवाल्ड के नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन है कि एक निश्चित ताप पर विद्युत अपघटन के वियोजन यानी टूटने की मात्रा उसके विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है तो फिर हमारा वियोजन की मात्रा बहुत कम होगी। अब हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन इज इनवर्स टू वॉल्यूम, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ वॉल्यूम, यानी अब वॉल्यूम के या आयतन के सीधा समानुपाती है। तो जैसे जैसे हम तनुता करते जाएंगे विलयन का आयतन बढ़ता चला जाएगा और वियोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये जो ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है, ये हमारे दुर्बल विद्युत अपघटनों की प्रकृति को समझाने में समर्थ है। अभी हमने लिया था एक बहुत सिंपल इलेक्ट्रोलाइट AB। अगर हम कहें कि अब इलेक्ट्रोलाइट AXBY हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, कंसंट्रेशन वही इनिशियली C है, अल्फा वियोजन की दर है, तो हम लिखें AXBY बराबर X मॉलिक्यूल्स ऑफ A
वैलेंसी कितनी है Y प्लस Y मॉलिक्यूल्स ऑफ B वैलेंसी कितनी है X माइनस। अब C तो 0 0 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C, तो ये हो जाएगा X C अल्फ़ा और Y C अल्फ़ा। K किसके बराबर हो जाएगा A प्लस Y मल्टीप्लाइड बाय टू द पावर X। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो पावर में आ गए। उसी तरह से B माइनस एक्स टू द पावर Y और नीचे आ गया रिएक्टेंट AXBY। अब हम लिख सकते हैं XC अल्फ़ा टू द पावर Y टू द पावर X और YC अल्फ़ा टू द पावर Y और नीचे आ गया C1 माइनस अल्फ़ा। तो हम लिख सकते हैं इसमें x टू द पावर x, y टू द पावर y, ब्रैकेट्स को खोलते जा रहे हैं, अल्फ़ा x भी है और अल्फ़ा y भी है, तो अल्फ़ा x प्लस y हो गया। इसी तरह से c भी x भी है y भी है, तो c भी x प्लस y हो गया। अब नीचे भी एक c है, वो अगर ऊपर ले आए तो वो हो जाएगा c x प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा एक कॉमन फार्मूला आया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के लिए, जिसमें x मॉलिक्यूल्स और y मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं। तो अगर एक है यूनिवैलेंट है तो AB हो गया, अगर एक बाईवैलेंट है तो A2B हो जाएगा, दूसरा एक संयोजी है तो AB2 हो जाएगा। तो इस तरह से A2B3 कितने भी तरह के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट्स हों उसके लिए ये एक जनरल ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का फॉर्मूला आया है। तो इस तरह से हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के द्वारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को समझा सकते हैं।